सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है यानी कि जैगवार लैंड रोवर, उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये था कि एक साइबर अटैक हमें देखने को मिला है इनकी सब्सिडरी में, जो कि बोल सकते हैं जेएलआर को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवा रखा है। अगर खर्चे की बात करें तो वो हमें 5 मिलियन यूरोस पर डे देखने को मिल रहे हैं इस साइबर अटैक की वजह से। अब देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि टाटा मोटर्स की बात करें तो इसके बिजनेस सेगमेंट को जब आप देखोगे तो यहाँ पर जैगवार लैंड रोवर दिखेगा। टोटल रेवेन्यू का 71% ये कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर टाटा मोटर्स 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर रिपोर्ट कर रही है तो उसमें से 71 करोड़ इसी से आ रहा है। और इसकी मेन सब्सिडरी में अगर मान लो साइबर अटैक जैसी कोई न्यूज़ सुनने को मिले तो अल्टीमेटली वो एक बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। अब देखो दोस्तों बातें यहाँ पर ये चल रही हैं कि ये जो ब्रीच हमें देखने को मिला था इनके सिस्टम में वो हमें 2 सितंबर से देखने को मिला था और 10 सितंबर को कंपनी ने कंफर्म किया था इस चीज़ के बारे में कि हाँ भाई उनके जो डेटा है वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, क्योंकि साइबर अटैक्स हमें देखने को मिले हैं उनके सिस्टम में। और अभी के टाइम पे उनके सिस्टम की जो बातें हैं वो शटडाउन से रिलेटेड हैं। और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 5 बिलियन पर डे के हिसाब से कॉस्ट यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिखा है, किसमें, जेएलआर में। अब देखो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें उस पीरियड में हमें होती हुई दिखी है जिस पीरियड में कंपनी के सेल्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, यानी कि बोल सकते हैं फेस्टिव पीरियड। Q2 का जो लास्ट मंथ होता है और Q3 का जो तीनों मंथ होता है, यही 4 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो सेल्स आते हैं वो इसी पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनीज़ इसी पीरियड में काफ़ी सारे ऑफर्स भी इंट्रोड्यूस करती है। और इसी पीरियड में अगर कंपनी के मेन सब्सिडरी में अगर साइबर अटैक हमें देखने को मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस करेगी, जिससे कंपनी की अल्टीमेटली क्या है कि सेल्स में थोड़े बहुत तो इम्पैक्ट हमें विटनेस करने को मिल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बीबीसी की रिपोर्ट्स ने कहा है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपको बता रखा है। बट सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दोस्तों आप सभी को पता है दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं सभी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिला है। अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो पिछले 3 साल में इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR नेगेटिव में देखने को मिले हैं। और पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट प्रॉफिट का सिर्फ हमें 2% CAGR से ही देखने को मिला है, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन को और कंपनी के पोटेंशियल्स को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि दीपक की अगर बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसका एक फेनॉल का डिवीज़न है, जिसको हम बोल सकते हैं दीपक फेनोलिक, एक सब्सिडरी है दीपक नाइट्राइट की, वही सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू देती है। और ख़राब टाइम में भी कंपनी का जो ये सब्सिडरी है वो सबसे बेटर परफॉर्म करता है। बट अभी के टाइम पे सिचुएशंस अगर देखें तो उस सब्सिडरी का भी कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिलता नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन है कि कंपनी के इस सब्सिडरी की डिटेल्स Q1 के, जिसमें बताया गया है कि जो रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस सब्सिडरी से वो लगभग 1304 करोड़ का है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो इसमें हमें वीक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि Q4 में 1532 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो 11% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट कर रखी है।
अगर हम बात करें दोस्तों इनके EBITDA के बारे में, तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% की डिक्लाइन हमें विटनेस करने को मिला है और EBITDA मार्जिन अभी के टाइम पे सिर्फ हमें 8% की देखने को मिली है, जो कि पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी को इम्पैक्ट डालती हुई ज़रूर दिखी हैं। और साथ में दोस्तों कंपनी की तरफ से ये भी सुनने को मिल रहा है कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उस टैरिफ का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी कम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो जितना भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 2.5 से 3% हमें यूएस से आता हुआ दिखता है। मतलब अगर मान लो कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है तो 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ वो यूएस से जनरेट कर रही है। और यूएस में अगर 50% की टैरिफ की न्यूज़ हमें सुनने को मिल गई तो भी इस न्यूज़ से दीपक नाइट्रेट को कोई मेजर डैमेज होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट वो यूएस में काफ़ी ज़्यादा कम है। और साथ में दोस्तों आप बात कर लेते हैं कंपनी के फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि अगले 3 सालों में कंपनी का प्लानिंग है 10,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करना, जिसमें कंपनी करंट ईयर लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करती हुई नजर आएगी। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1,000 करोड़ का कैपेक्स बढ़कर 3,000 करोड़ तक जाएगा। और बाकी का जो नंबर है वो हमें 2028 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलने वाली है। अभी के टाइम पे कंपनी Q1 के रिजल्ट तो रिपोर्ट कर ही रखी है इस फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 500 करोड़ के आसपास की कैपेक्स कर रखी है। और जो कंपनी ने पहले कैपेक्स वगैरह कर रखा है उसमें कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो देखो MIBK और MIBC ये कंपनी का एक सेगमेंट है और वहाँ पर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कंपनी की एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हो। MIBK की अगर हम बात करें तो वहाँ कंपनी एंटिसिपेट करके चल रही है कि वो रेवेन्यू कंपनी को 550 करोड़ तक का दे सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि कैपेक्स कंपनी ने जो कर रखा है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी कंपनी ने मेंशन कर रखी है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के एक सॉल्वेंट प्लांट जिस पे कंपनी लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करती हुई दिख रही थी, और इसकी जो प्रॉपर कमिश्निंग है वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगा, यानी कि Q2 में। Q2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके डिटेल्स हमें सुनने को मिलेंगे कंपनी की तरफ से। और ये अगर कंपनी के फैसिलिटीज शुरू हो जाती है तो एक न्यू सेगमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस हमें करती हुई दिखेगी, जिससे अल्टीमेटली हम उम्मीद करेंगे कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बेटर होगा और कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ इससे इंक्रीज़ हो सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही टीम मेंबर का है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज या कुछ सीखने से रिलेटेड आपको कोई इच्छा है तो वो सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको अपडेटेड देखने को मिलते हैं, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन आप कर लो। अब दोस्तों बात करें VBL के बारे में। दोस्तों VBL पिछले 1-1.5 साल से तो अपने नंबर्स पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो रिपोर्ट करती हुई दिखी रही है। हाल ही में GST की न्यूज़ की वजह से VBL आपको परेशान भी होती हुई दिखी थी, बट जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि GST की न्यूज़ की वजह से VBL को उतना ज़्यादा परेशान मे भी लॉन्ग टर्म में फेस करने को ना मिले, क्योंकि अभी के टाइम पे जो कंपनी के नंबर्स वीक हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि कैंपा कोला ने लगातार मार्केट शेयर गेन किया था। अभी के टाइम पे कैंपा कोला का मार्केट शेयर लगभग 14% के आसपास है, और ये 14% का मार्केट शेयर कैंपा कोला अपने टेस्ट की वजह से नहीं, अपने बोल सकते हैं प्राइसिंग की वजह से अचीव कर पाई है। नोट करो कि कोई भी दुकानदार किसी भी कोल्ड ड्रिंक को तभी रखता है जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो और साथ में उसमें जो उनको कमीशन मिल रहा है यानी कि जो मार्जिन बच रहा है वो ज़्यादा हो। अगर हम पेप्सी की बात करें, कोको कोला की बात करें तो इसमें उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट इनकी डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा बिकती हैं। और कैंपा कोला की बात करें तो इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है, बट इसकी जो मार्जिन्स है वो कोको कोला और पेप्सी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा स्टोर्स में आपको कैंपा कोला पहले के मुकाबले अवेलेबल देखने को मिलता है। बट अल्टीमेटली क्या है, टेस्ट है। अगर टेस्ट अच्छा रहा तो लोग उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली इससे डिमांड बढ़ेगी। बट अभी के टाइम पे उतने ज़्यादा लोगों को वो टेस्ट पसंद आ नहीं रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो रिलायंस अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए अगर शॉपकीपर को कम मार्जिन पे वो प्रोडक्ट दे रही है, तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली VBL और जो कोको कोला के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। तो ये जो GST की न्यूज़ थी 28 से 40% वाला, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डाल सकती है एक सेक्टर को, बट कॉम्पिटिशन्स को
हैंडल करने के लिए उतनी बड़ी बोल सकते हैं नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, अगर हम वीबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा अच्छी तरह से भी समझ सकते हो। चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पतंजलि फूड्स। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 की रेशियो में बोनस दिया था, जिसका एडजस्टमेंट आज के दिन हमें कंपनी में देखने को मिला। एडजस्टमेंट देखने को मिला 2:1 बोनस के हिसाब से, यानी कि लगभग 50-60% के आसपास कंपनी एडजस्ट होती हुई दिखी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है, ना कि कोई गिरावट है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, बैक टू नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस वजह से पैनिक मत करना, टेक्निकल एडजस्टमेंट है, इस वजह से आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।